हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। आज हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इनको लागत के तत्व कहा जाता है। एक हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है, जो हम किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालते हैं, उसमें कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो कॉस्ट होती है वो मिल करके बनती है 3 एलिमेंट से। एलिमेंट नंबर फर्स्ट होगा हमारा मटेरियल, एलिमेंट नंबर सेकंड होगा हमारा लेबर, और थर्ड एलिमेंट होगा एक्सपेंसेस। तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिससे हमारी क्या बनती है, कॉस्ट बनती है। ठीक है, तो आज इन्हीं 3 एलिमेंट के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी कि हमारी कॉस्ट बनती है कैसे, 3 एलिमेंट से जुड़ के। ठीक है, एलिमेंट नंबर फर्स्ट मटेरियल, सेकंड लेबर एंड थर्ड एक्सपेंसेस। हिंदी में सामग्री, श्रम और व्यय। ठीक है, ये 3 चीज़ें मिल करके हमारी टोटल कॉस्ट बनाती हैं। इन 3 चीज़ों के बिना हमारे किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन संभव नहीं है। मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे ये मार्कर बनाना है लेकिन मैं उसमें मटेरियल नहीं लगाऊंगी, तो क्या ये मार्कर प्रिपेयर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसमें लेबर नहीं लगाऊंगी या मैं इसमें प्लांट मशीनरी एंगेज नहीं करूँगी, तो क्या ये बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मुझे इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंसेस में इसके मोल्स हो गए, इसके टूल्स और जितने भी मैंने प्लांट वगैरह लगाए उनकी रेंट हो गई, और इसके अलावा रॉयल्टी हो गई, और इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखें तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो इन सब चीज़ों के बिना मेरा प्रोडक्ट नहीं बन सकता, इसलिए इन्हें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहा जाता है, लागत के तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारा मटीरियल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे हमारे ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, ये इनके भी सबके क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। जैसे मैं मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल के 2 पार्ट होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर की बात करें तो इसके भी 2 पार्ट होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और एक्सपेंसेस जो हैं इसके भी 2 पार्ट होंगे। इस तरीके से ये जो हमारे एलिमेंट है वापस जा कर के आगे 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब हम एक एक एलिमेंट को लेकर के इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम मटेरियल को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा है, ये मैं आपको पूरा टोटली बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। क्योंकि अभी थोड़ा मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि जैसे हमने मटेरियल लगाया किसी प्लांट के, किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में मटेरियल भी 2 तरीके का लगेगा। कैसा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब वो मटेरियल जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या है, ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बुक्स बनानी है, तो बुक्स के लिए मुझे पेपर्स चाहिए होंगे। तो मतलब ऐसा रॉ मटेरियल जिसके बिना वो प्रोडक्ट नहीं बन सकता और डायरेक्टली वो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल वो होगा जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बुक्स की बात करूँ तो पेपर तो हो गया उसका डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी, जैसे गम चाहिए होगा उसके सारे पेपर को चिपकाने के लिए, तो वो सब चीज़ें क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट मटेरियल। गम क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो अभी हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम मटेरियल का नंबर लेते हैं। ये वाला चार्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे मैंने अपना फर्स्ट एलिमेंट जो है मटेरियल, इसका नंबर लगा दिया, और ये मैं आपको अभी पूरा डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, मटेरियल का पार्ट ए हो गया डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष सामग्री। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो किसी प्रोडक्ट के अंदर इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके।
ठीक है, इजीली उसे पहचाना जा सके। जैसे फर्नीचर के अंदर वुड को हम इजीली पहचान सकते हैं, ठीक है, चौक के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर को, फिर शर्ट के अंदर कपड़े को, और इसके बाद में शू के अंदर लेदर को। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो डायरेक्ट मटेरियल है जिसके बिना प्रोडक्ट नहीं बन सकता, और ये वो मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट में आसानी से पहचाना जा सके। और साथ ही में इसका एक वैल्यू भी होता है, प्रोडक्ट में वैल्यू इतना ज़्यादा होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है डायरेक्ट मटेरियल की, कि डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होगा जो कि किसी प्रोडक्ट में इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, और साथ ही में उस प्रोडक्ट के अंदर उसका वैल्यू भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो मैं बात करूँगी वुड इन फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर वुड, ठीक है, लकड़ी की चेयर या लकड़ी का टेबल, उसके अंदर हम वुड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वुड की वैल्यू उस फर्नीचर में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ पेपर्स, पेपर इन बुक, ठीक है, मैं कोई बुक बना रही हूँ, ठीक है, तो बुक के अंदर पेपर मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, और क्योंकि मैं उसको पहचान सकती हूँ, और दूसरा इसकी वैल्यू भी बुक में सबसे ज़्यादा होगी, इंक की बजाय गम की बजाय, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। फिर अगर मैं बात करूँ क्ले, क्ले इन ब्रिक्स, ईंटों के अंदर क्ले, ईंटें बनाते हैं हम मकान वाली, उसके अंदर जो क्ले होता है वो उसका क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है, ठीक है। और भी एग्जांपल है, जैसे शू के अंदर लेदर हो गया, और शर्ट के अंदर कपड़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल आपको क्लियर हो गया बिल्कुल, कि डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि किसी प्रोडक्ट के अंदर इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, और उसकी वैल्यू उस प्रोडक्ट में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करें बी पार्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल की। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल वो होगा जो कि प्रोडक्ट के अंदर इतना वैल्यूएबल नहीं होगा, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता हो, और जिसकी वैल्यू उस प्रोडक्ट के अंदर क्या हो, कम हो, ठीक है, और जिसका कह सकते हैं अपन कि वो मात्रा भी उसकी क्या होगी, कम होगी, क्वांटिटी में भी वो कम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है वुड, वुड के अंदर फर्नीचर के अंदर वुड अगर डायरेक्ट मटेरियल हो गया तो गम क्या हो जाएगा, गम या फेविकोल, फेविकोल क्या हो जाएगा आपके, इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि हम फर्नीचर बनाते हैं तो उसके अंदर हम लकड़ी सबसे ज़्यादा लगाते हैं, गम और फेविकोल कम लगाते हैं, सिर्फ उनको चिपकाने के लिए। वो इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, इसलिए उनको इनडायरेक्ट मटेरियल कहा गया है, ठीक है, और इनकी वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट, पेपर इन बुक, ठीक है। तो पेपर इन बुक, बुक के अंदर गम भी लगा हुआ होता है पेपर को चिपकाने के लिए, तो वो उसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। और मैं अगर कहूँ वाटर इन चौक, ठीक है, चौक के अंदर वाटर, हम जब चौक का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में वाटर भी डालते हैं, ठीक है, वाटर डालेंगे तभी वो अच्छे से क्या बनेगा, उसका बैटर बनेगा, उसकी डो बनेगी, ठीक है। तो वाटर उसके अंदर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। और भी एग्जांपल है, जैसे कि और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, शू के अंदर लेदर तो क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अब शू के अंदर उसका सोल जो होगा, उसकी लेसेस जो होगी, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। और हम एग्जांपल ले, जैसे शर्ट के अंदर कपड़ा क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन उसके अंदर जो उसके बटन वगैरह होंगे, जो उसके अंदर हमने थ्रेड लगाई है, जो धागा लगाया है, वो सब उसके क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होगा जिसकी प्रोडक्शन, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल वो होगा जिसको प्रोडक्ट में इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके, और जिसका वैल्यू प्रोडक्ट में बहुत कम हो, और वो सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करने के लिए काम में लिए जाते हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपके सामने है, आप जो एग्जाम्पल डायरेक्ट के लिए लेके चल रहे थे उसी में जो इनडायरेक्टली लग रहे हैं उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको मटेरियल, फर्स्ट एलिमेंट हमारा डायरेक्ट पार्ट और इनडायरेक्ट पार्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेबर की, ठीक है।
लेबर भी इसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो पार्टीशन में लगता है। सेकेंड एलिमेंट है हमारा लेबर, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रम। इसका पार्ट ए डायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष श्रम। ठीक है, अब देखो मटेरियल में तो हो गया कि इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके तो मतलब डायरेक्ट, इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके तो इनडायरेक्ट, वो हमने उसमें देख लिया मटेरियल के लिए। अब लेबर के लिए क्या होगा? लेबर के लिए ऐसी लेबर जो कि उस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में क्या कर रही हो, कन्वर्ट कर रही हो, वो लेबर क्या कहलाएगी? आपके डायरेक्ट लेबर कहलाएगी। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसी लेबर जो कि किस चीज़ के लिए एंगेज हो, किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एंगेज हो। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन ऑपरेटर हो गया, क्योंकि आजकल तो चीज़ें मशीन में बनती है, पहले चीज़ें हाथ से बनती थी, तो हाथ से बनती थी तब हम जो हाथ से बनाने वाला होता उसको डायरेक्ट लेबर में ले लेते, लेकिन अभी मशीन से चीज़ें बनती है तो मशीन ऑपरेटर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर के अंदर आ जाएगा, उसकी जो वेजेस होगी वो डायरेक्ट लेबर में। ठीक है, अगर हम केक की बेकरी की बात करें तो जो बेकर होगा वो क्या होगा? उसका डायरेक्ट लेबर होगा और उसको जो वेजेस दी जाएगी वो डायरेक्ट लेबर में आएगी। फिर अगर मैं बात करूँ कपड़े सीने वाले टेलर की, तो टेलर क्योंकि वो उसको रॉ मटेरियल को, कपड़े को किस में कन्वर्ट कर रहा है? फिनिश गुड में, मतलब बने हुए कपड़े में, शर्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर हो जाएगा, उसको जो वेजेस दी जाएगी वो डायरेक्ट वेजेस। फिर अगर मैं बात करूँ कारपेंटर की, जो कि फर्नीचर बना रहा है, तो वो वुड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको जो वेजेस दी जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपके डायरेक्ट वेजेस हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या लाइन याद रखनी है कि जो डायरेक्ट लेबर होगी वो ऐसी लेबर होगी जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करने में एंगेज होगी, तो उनको जो वेजेस दी जाएगी वो वेजेस क्या कहलाएगी? आपके डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। समझ में आ गया? क्लियर हो गया होगा, होप ये पॉइंट आपको। एक बार वापस सुन लीजिए कि डायरेक्ट लेबर ऐसे लेबर की वेजेस होगी जो कि किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होंगे? एंगेज होंगे, उनको जो वेजेस दी जाएगी वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, अब मैं इसके एग्जांपल आपको, वही मशीन ऑपरेटर हो गया, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था बेकर बेकरी के अंदर जो बेकर होगा वो। फिर मैंने आपको बताया था कारपेंटर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था टेलर, ठीक है। तो ये सारे जो है, ये सारे आपके क्या है? डायरेक्ट लेबर है, और इनको जो वेजेस दी जाएगी वो आपके डायरेक्ट लेबर के अंदर आएगी, ठीक है। सीधी सी बात याद रखनी है, जो किसी प्रोडक्ट को कन्वर्जन का काम कर रहे हैं रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, वो आपके डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लेबर की। इनडायरेक्ट को हिंदी में कहेंगे अप्रत्यक्ष श्रम, ठीक है। अब देखो, अप्रत्यक्ष श्रम इनडायरेक्ट लेबर के अंदर वो लेबर आएगी जो कि उस प्रोडक्ट को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए एंगेज नहीं होगी। जो फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, जो ऑपरेशन है, उसके अंदर एंगेज नहीं होगी, बल्कि वो क्या करेगी? असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी, किसमें? इन प्रोडक्शन में, ठीक है। तो मैं आपको इसके याद रखने का एक तरीका बताती हूँ। ऐसी लेबर जो कि प्रोडक्शन ऑपरेशन में काम नहीं करेगी, प्रोडक्शन ऑपरेशन मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए काम नहीं करेगी, बल्कि किसके लिए काम करेगी? वो काम करेगी हेल्प एंड असिस्ट करने के लिए काम करेगी। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो सुपरविजर हो गए, वॉचमैन हो गए, टाइम कीपर हो गए, स्टोर कीपर हो गए, और कूलीज हो गए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो चीज़ें तो मशीनों में बनती है, लेकिन इसके अलावा लेबर उनको इधर से उधर ले जाने के लिए रखी हुई होती है। जैसे हमारा फिनिश गुड जो है उसको स्टोर तक लेके जाना है या गोडाउन तक लेके जाना है, तो लेबर उसको उठा के लेके जा रही है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। प्रोडक्ट किया हुआ
जो अपना प्रोडक्ट पड़ा है, जो फिनिश किया हुआ, उसको स्टोर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। तो जो हेल्प करने का काम कर रहे हैं, जो असिस्ट करने का काम कर रहे हैं, वो लेबर हमारे इनडायरेक्ट लेबर होगी और उनको जो वेजेस दी जाएगी वो इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आएगी। ठीक है, तो हमारे जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है उसमें तो हमको टोटल अपन को सारी चीज़ें लेके चलना है, लेकिन क्योंकि हम उनको डिवाइड करके इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने नॉलेज को क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें, और क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें ध्यान भी होनी आगे के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपके सिलेबस में ये पूरा टोटली आपको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए आपको इसको डिटेल में याद भी रखना है। ओके, तो अभी देखिए डायरेक्ट लेबर आपको अच्छे से समझ में आ गया। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होगी जो कि क्या करेगी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगी, तो उसको जो हम वेजेस देंगे वो डायरेक्ट वेजेस में आएगा। और ऐसी लेबर जो प्रोडक्शन ऑपरेशन में काम नहीं करेगी, लेकिन वो प्रोडक्शन ऑपरेशन के लिए हेल्प और असिस्ट होने का काम करेगी या असिस्ट करने का काम करेगी, तो वो लेबर आपके इनडायरेक्ट लेबर में आएगी और उसको जो वेजेस देंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट वेजेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुपरविजर्स होते हैं प्रोडक्शन ऑपरेशन में। एक तो मशीन ऑपरेटर होता है जो मशीन को ऑपरेट करता है, और ये जो सुपरविजर होते हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर निगरानी रखने का काम करते हैं। इंस्पेक्टर, बिजनेस के अंदर इंस्पेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, फिर टाइम कीपर जो टाइम को ध्यान में रखते हैं, फिर कुलीस जो सामान को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। तो ये सारे जो लेबर हैं वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए वो इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा मतलब थर्ड एलिमेंट है अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थर्ड एलिमेंट है आपका एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस भी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो पार्ट में डिवाइड है। तो अभी हम उसको पढ़ते हैं डिटेल में। थर्ड है हमारा एक्सपेंसेस। इसके की दो पार्ट है आपके, एक तो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, अब देखो इसको भी आपको कैसे ध्यान में रखना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मटेरियल और लेबर के अलावा वो सारे एक्सपेंसेस जो कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई स्पेसिफिक टूल या कोई स्पेसिफिक मॉल्स खरीद के लेके आ गए, रेंट पे लेके आ गए, तो उसका जो रेंट होगा, रेंट ऑफ टूल्स एंड प्लांट। देखो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है। अब तक हमने मटेरियल और लेबर पढ़ दिया, ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन को ये लिखना है कि वो सारे एक्सपेंसेस जो कि मटेरियल और लेबर के अलावा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंप्लीट करने के लिए डायरेक्टली एंगेज होते हैं, डायरेक्टली इनकर्ड होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके एक दो एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि रेंट ऑफ टूल्स एंड प्लांट हो गया, फिर मोल्ड्स हो गए, सांचे जो होते हैं जिनके अंदर किसी प्रोडक्ट का शेप दिया जाता है। ठीक है, फिर रॉयल्टी हो गई। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ और जैसे क्रेन्स का रेंट हो गया, रेंट ऑफ क्रेन्स एसेट्रा। ठीक है, और ये 3-4 चीज़ें हैं, और भी वैसे बहुत सारे लगते हैं। 3-4 चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दी है, जैसे कि रेंट ऑफ टूल्स एंड प्लांट। हमने कोई प्लांट या टूल, जैसे कई बार किसी बिजनेस के पास प्लांट सेटअप किया हुआ नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लांट और मशीनरी को रेंट पे लाते हैं। तो अब उनके लाने का जो रेंट होगा, वो रेंट उस प्रोडक्ट के लिए क्या है, हमने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए दिया है, तो वो भी किस में आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मोल्ड्स की। मोल्ड्स क्या होते हैं, सांचे। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, डालने के लिए सांचे जो हमने खरीदे हैं, उसका जो रेंट होगा या वो उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी इसके अंदर आएगी। फिर है रॉयल्टी। रॉयल्टी का जो पेमेंट किया जाता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम
हायर करके लेके आ रहे हैं तो उसके लिए रॉयल्टी पेड कर रहे हैं, तो वो भी रॉयल्टी। फिर रेंट ऑफ क्रेन्स का वगैरह जो रेंट होगा वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में वो सारे एक्सपेंसेस जो कि मटेरियल और लेबर के अलावा लगते हैं, किसके लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये डायरेक्टली इनकर्ड होंगे, ठीक है। इसके लिए वर्ड हमको क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली इनकर्ड फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है, डायरेक्टली इनकर्ड फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर, ठीक है। ये भी बात आपको लिखनी पड़ेगी कि वो सारे एक्सपेंसेस जो अदर देन मटेरियल एंड लेबर है एंड डायरेक्टली इनकर्ड फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्शन, ठीक है। वो सारे खर्चे जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली लग रहे हैं, वो सारे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये इसके एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं बी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी आपको क्या लिखना है, वो सारे खर्चे जो कि इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के अलावा लग रहे हैं, किसके लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऑल एक्सपेंसेस अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर, ये बात ध्यान रखना, इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर के अलावा दूसरे जो सारे खर्चे इनडायरेक्टली इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन, समझ में आ गया। मतलब इसके अंदर लिखना है कि वो सारे खर्चे जो कि इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के अलावा जो इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस लग रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस कैसे होंगे, टर्म एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन सबको क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया आपको। वो सारे खर्चे जो कि इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल के अलावा किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्टली लग रहे हैं। अगर डायरेक्टली लग रहे होंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्टली लग रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेलमैन की सैलरी और डिलीवरी वैन्स का खर्चा, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है जैसे कॉस्ट ऑफ कोटेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें, कॉस्ट ऑफ सैंपल्स। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो इनडायरेक्टली लग रही है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो भी खर्चे लगेंगे, किसके अलावा, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के अलावा जो इनडायरेक्ट खर्चे लगेंगे वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे।